फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम इंग्लिश पैडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद डिटेल्स समझेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस लिए हैं मैंने इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सभी। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही न्यू MCQs के साथ वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द सेंट्रल रोल इन टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इज ऑफ। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि TPR यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में सेंट्रल रोल, केंद्रीय भूमिका किसकी होती है। ऑप्शन ए है टीचर, ऑप्शन बी स्टूडेंट, ऑप्शन सी पेरेंट्स या ऑप्शन डी है फैमिली। तो सबसे पहले हम टीपीआर के बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है ना। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये टीपीआर जो है किसने लाया था। तो ये टीपीआर को लाया था जेम्स एशर ने। याद रखिएगा इनका नाम, जेम्स एशर ने दिया था। ठीक है। तो टीपीआर में होता क्या है ना। तो टीपीआर, इसमें हम बोलने के अलावा एक्शंस का भी यूज करते हैं, है ना। मतलब पढ़ाते समय हम एक्शंस का भी यूज करते हैं बच्चों को पढ़ाते समय। तो ये मतलब जी, बच्चों को जब हम पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर पढ़ा रहा है ना, तो वो इसका यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि बच्चों को किसी बर्ड के बारे में आपको पढ़ाना है ना। तो आप उसको अपने हाथों के द्वारा बर्ड बनाकर दिखाएंगे। ठीक है। अब मतलब कि एक्शंस के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाएगा इसमें। तो इसमें जो सेंट्रल रोल होता है ना, इसको करता कौन है। तो टीचर, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि टीचर जो होते हैं वो टीपीआर में सेंट्रल रोल निभाते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन रिफर्स टू। मतलब कि जब आपको मतलब कि मोटिवेशंस के प्रिंसिपल बताने हैं इसमें। ऑप्शन ए है मोटिवेट लर्नर टू लर्न लैंग्वेज। मतलब हो जाएगा इसमें शिक्षार्थी को भाषा सीखने के लिए क्या करना, प्रेरित करना, क्योंकि आपको प्रेरणा का ही सिद्धांत बताना है। ऑप्शन बी है यूज ऑफ ग्रेडेड स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश, या फिर इंग्लिश के श्रेणीबद्ध संरचना का उपयोग करना। ऑप्शन सी यूज ऑफ एक्यूरेट एंड करेक्ट स्पेलिंग, या फिर सटीक और सही वर्तनी का उपयोग। ऑप्शन डी है सेलेक्ट एज अप्रोप्रिएट टीचिंग मटेरियल्स, या फिर आयु के अनुसार, एज के अनुसार जो है उपयुक्त शिक्षण सामग्री का चयन। तो प्रेरणा का सिद्धांत जो है इन चारों ऑप्शन में से किससे संबंधित हो जाएगा। मोटिवेशन मतलब होता है प्रेरणा, है ना। तो यहाँ पर उसका सिद्धांत पूछा है आपसे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आपको मतलब कि मोटिवेशन मिल रही है, बच्चों को मोटिवेट करना है आपको, है ना, जिससे कि वो ज्यादा अच्छी तरीके से भाषा को क्या कर पाए, सीख पाए, या किसी भी चीज को सीख पाए। तो जब उन्हें मोटिवेशन प्राप्त होता है तो वो सभी चीजों को अच्छे से सीखते हैं और समझते भी हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज स्किल्स इज। ऑप्शन ए है लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। ऑप्शन बी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ऑप्शन सी स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। ऑप्शन डी है लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। तो लैंग्वेज स्किल्स के 4 स्किल्स हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है। कौन कौन से हो जाएगा ये 4 स्किल। तो LSRW। ठीक है। ये उसका नेचुरल ऑर्डर होता है, इससे इसको आप याद रखेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। एल से हो जाएगा लिसनिंग, एस से स्पीकिंग, फिर आपका रीडिंग, और फिर आएगा लास्ट में राइटिंग। तो ऑप्शन बी में है ये सभी चीजें, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है a student is asked to write a small paragraph on the topic importance of language on his first day in school. He is being trained on his। तो इसका जो इसमें जो बोला जा रहा है कि एक छात्र को जो है ना, एक छात्र को जो है स्कूल में
फर्स्ट डे है ना, अपने स्कूल के पहले दिन में ही इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज यानी कि भाषा का महत्व जो विषय है उस पर एक छोटा सा क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो उसे ये कहा जाता है। तो ही इज बीइंग ट्रेन्ड ऑन हीज, मतलब कि उसे प्रशिक्षित किया जा रहा है किस चीज पर। ऑप्शन ए है रिसेप्टिव स्किल, ऑप्शन बी रिकॉग्निशन स्किल, ऑप्शन सी प्रोडक्टिव स्किल, या ऑप्शन डी है ओरल ओरल स्किल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इस क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी प्रोडक्टिव स्किल क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या बोला जा रहा है कि स्मॉल पैराग्राफ लिखना है, लिखने के लिए कहा जा रहा है ना, राइट अ स्मॉल पैराग्राफ, आपको यहाँ पर लिखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, किसी बच्चे से, तो ये प्रोडक्टिव स्किल के अंतर्गत आएगा, क्योंकि प्रोडक्टिव स्किल और रिसेप्टिव स्किल देख लीजिए। तो रिसेप्टिव आपके कौन हो जाएंगे, वैसे तो 4 स्किल होते हैं है ना, एल, एस, आर और डब्ल्यू। तो इसमें रिसेप्टिव स्किल आपका होता है एल और आर। ठीक है, और आपके प्रोडक्टिव स्किल हो जाते हैं एस और डब्ल्यू, यानी कि स्पीकिंग और राइटिंग। तो राइटिंग आपका आ रहा है प्रोडक्टिव स्किल के अंतर्गत है ना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और हाँ, ये ओरल ओरल स्किल से ये इसका सही आंसर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब क्या हो जाता है, सुनना, याद रखिएगा, सुनना या फिर कहना होता है ना इसका। तो इसमें सुनने की बात हो ही नहीं रही है ना, उसे स्मॉल पैराग्राफ लिखने के लिए कहा जा रहा है, एक टॉपिक देके इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज पे। तो ये प्रोडक्टिव स्किल के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ड विथ अ स्पेलिंग एरर। Rectify the sentence by selecting the correct spelling identified word from the given options. He has to be conscious of his public manners as he is a descendant of a reputed family in this region. तो ये स्पेलिंग से एरर क्वेश्चन है। ठीक है, स्पेलिंग एरर क्वेश्चन भी आते हैं आपके सीटेट एग्जाम में, तो उसे भी जरूर देख के जाइएगा। तो स्पेलिंग एरर है, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला इसमें ऑप्शन चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दिया गया है ना, ये जो दिया गया है इससे आप समझिएगा। तो इसमें बोला जा रहा है कि उसमें उसे अपने जो पब्लिक मैनर्स, सार्वजनिक शिष्टाचार के प्रति सचेत रहना होगा, क्योंकि वह इस क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित है ना, डिसेंट ऑफ अ रेपुटेड फैमिली इन दिस रीजन, यानी कि इस क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित परिवार का वो क्या है, वंशज है एक प्रकार से है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, जैसे कि वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DESCENDANT, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डिसेंडेंट, इसका मतलब क्या होता है, वंशज, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, वंशज की बात हो रही है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसेंडेंट, ये इसका सही स्पेलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the most appropriate synonym of the bold word in the following sentence. He is he tried elevate the suffering of his neighbors. तो आपको सिनोनिम चुनना है ना, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है स्वेल, ऑप्शन बी है एड, ऑप्शन सी इंटेंसिफाई, या ऑप्शन डी है रिलीव। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, तो इसमें बोला जा रहा है कि उसने अपने पड़ोसियों की पीड़ा को कम करने की कोशिश की है ना। तो यहाँ पर एलिवेट, ये जो एलिवेट वर्ड आ रहा है इसी का आपको सिनोनिम बताना है। तो ये जो एलिवेट वर्ड होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, दो तरीके से, बट उससे हम एलिवेट पढ़ते हैं है ना। तो जब ये वाले एलिवेट की बात हो, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होगा आपका, कम करना किसी का दुख दर्द या पीड़ा है ना, कम करना दुख दर्द या फिर पीड़ा को। ठीक है, और जब ई
ELEVATE, इस एलिवेट की बात हो तो इसका मतलब हो जाएगा बढ़ाना। देखिए कितना अंतर है। जब ELEVATE है ना, ये वाला एलिवेट हो तो इसका हो जाएगा बढ़ाना। बट ये एलिवेट यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है इसका मतलब हो जाएगा कम करना किसी की पीड़ा को। ठीक है, तो यहाँ पर वही पूछा है, इसका सिनोनिम ही बताना है हमको। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रिलीव, है ना। रिलीव हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि क्या करना? राहत देना। यानी कि वही है, एक प्रकार से कम करना उसकी पीड़ा को, राहत देना उसे। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड। इसमें बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द की पहचान करें जो निम्नलिखित शब्द के अर्थ में समान है। ठीक है, और ये एबिवोकल, ये दिया है एक्वीवोकल, है ना, एक्वीवोकल दिया है वर्ड। ठीक है, तो इसके बताना है इसका वर्ड। ऑप्शन ए है क्लियर, ऑप्शन बी है एम्बिगुअस, ऑप्शन सी है रिप्रेजेंटेटिव, या ऑप्शन डी है बैलेंस्ड। तो एक्वीवोकल, तो कोई भी ऐसी चीज, इसका मतलब बता रही हूँ, कोई भी ऐसी चीज जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकले, वही क्या कहलाएगा? कहलाता है एक्वीवोकल कहलाता है। तो सिमिलर आपको वर्ड बताना है उससे, है ना। ऑप्शन इसका जो है करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो क्लियर है ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सिमिलर सिनोनिम बताना है, तो ये आप उसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एक्वीवोकल है इसका सिमिलर होगा एम्बिगुअस। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। अब ये चार ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सा है जो सही है? बट मतलब जिसका जो स्पेलिंग है वो सही है ना, चारों अलग अलग हैं, तो करेक्ट स्पेलिंग वाला आपको सही वर्ड सेलेक्ट करना है। तो इसमें जो सही वर्ड होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंटरप्रेन्योरशिप। यही वर्ड जो है वो करेक्ट है बाकी में से, है ना, बाकी सबकी स्पेलिंग जो क्या है गलत दी गई है। ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, select the option that can be used as a one word substitute for the given groups of word। अब ये ग्रुप्स ऑफ वर्ड दिए हैं यहाँ पर, अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। ठीक है, इसके लिए आपको वन वर्ड चूज करना है। ऑप्शन ए दिया है जैसे कि ऑटोक्रेसी, ऑप्शन बी है ब्यूरोक्रेसी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है मोनार्ची, ऑप्शन डी है प्लूटोक्रेसी। तो इसके बारे में हम चारों के बारे में पहले देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑटोक्रेसी जो होता है ये एक के द्वारा होगा। ठीक है, किसी एक के द्वारा होता है ये। इसमें जरूरी, और ऑप्शन सी है मोनार्ची, ये क्या हो जाएगा? ये जो है किसी किंग या फिर क्वीन का शासन होगा इसमें। ठीक है, मतलब इसमें किसी एक के द्वारा शासन होगा। ठीक, शासन। और प्लूटोक्रेसी इसमें क्या होता है? तो इसमें किसी रिच या फिर वेल्दी लोगों का क्या होगा? शासन होगा। ठीक है, लोगों का शासन होगा। बट यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है? अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, तो ये होता है आपका ब्यूरोक्रेसी में। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फिर आपको सिनोनिम बताना है। आपको गिवन वर्ड दिया है स्टेशनरी, कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा गया है स्टेशनरी वर्ड, है ना, इसका स्पेलिंग भी जरूर से याद कर लीजिएगा। तो इसका सिनोनिम आपको बताना है। ऑप्शन ए है मोटाइल, ऑप्शन बी है
पोर्टेबल ऑप्शन सी है, विंडल ऑप्शन डी है, स्टील। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टील। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, स्थिर। स्टेशनरी मतलब हो जाएगा स्थिर। ठीक है, तो स्टील ये भी क्या हो रहा है, स्थिर ही है ना। इसका मतलब भी होता है स्थिर। तो आपको सिनोनिम बताना था, तो ये उसका सिनोनिम हो जाएगा। बाकी ये जो अच्छा यहाँ पर मोटाइल लिखा गया है, मोबाइल है, ठीक है, ये भी, ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, याद रखिएगा, एंटोनिम हो जाएगा ये। और आपका ये पोर्टेबल है, ये भी उसका एंटोनिम ही कहलाएगा। ठीक है, एंटोनिम कहलाएगा ये दोनों। नेक्स्ट है, which of the following activity is not appropriate for developing reading skill? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें आपसे पूछा जा रहा है रीडिंग स्किल्स, है ना, यानी कि पठन कौशल के विकास में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है, कौन सा कौशल जो है वो उचित नहीं होगा। ऑप्शन ए है, ध्यान दीजिएगा, नॉट अप्रोप्रिएट बोला है ना। ऑप्शन ए है रीडिंग अलाउड, यानी कि तेज तेज पढ़ना। तो ये जो होता है ये छोटे बच्चों के लिए होता है ना। जैसे कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल, तो जोर जोर से पढ़ाते हैं सबको साथ में, है ना, तेज तेज। ऑप्शन बी दिया है स्कैनिंग अ टेक्स्ट, यानी कि गहन रूप से। ऑप्शन सी है रीडिंग फॉर इन्फेरेंस, या फिर अनुमान के साथ पढ़ना। इन्फेरेंस मतलब हो जाएगा अनुमान। नेक्स्ट है ऑप्शन डी, यूज ऑफ एब्रीविएशन, यानी कि संक्षिप्तीकरण का यूज करना। एब्रीविएशन मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, याद रखिएगा, संक्षिप्तीकरण। ठीक है, एब्रीविएशन मतलब होता है संक्षिप्तीकरण का यूज करना बोला है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि पठन कौशल के विकास के लिए इन चारों में से कौन सा कौशल जो है वो उचित नहीं है, तो वो है संक्षिप्तीकरण करने का। ठीक है, ऑप्शन डी। बाकी ये जो सभी है ये इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है, फॉर इफेक्टिव लर्निंग लैंग्वेज स्किल्स शुड बी टॉट। तो इसमें पूछा जा रहा है कि प्रभावी रूप से सिखाने के लिए भाषा कौशल किस प्रकार से सिखाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, यानी कि एकीकृत तरीके से। ऑप्शन बी है इन अ सेपरेटेड मैनर, यानी कि अलग करके। ऑप्शन सी है थ्रू स्पेसिफिक बुक्स, या फिर स्पेसिफिक बुक के द्वारा। ऑप्शन डी है थ्रू डिटेल्ड टीचिंग, या फिर डिटेल्ड टीचिंग के माध्यम से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, एकीकृत तरीके से। हमेशा इसका आंसर यही होगा, है ना, एकीकृत तरीके से जो है वो प्रभावी रूप से सीखने के लिए भाषा कौशल जो होता है वो किस प्रकार से सिखाया जाना चाहिए, तो इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, यानी कि एकीकृत तरीके के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, विच स्किल इज द बेसिस ऑफ गुड लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज। मतलब कि थोड़ा सा इसके पहले वाले क्वेश्चन में और देखते हैं, ये चीजें भी जान लीजिए। यहाँ पर इंटीग्रेटेड मैनर बोला है ना, तो भाषा जो है ना, भाषा जो है वो इंटीग्रेटेड मैनर में ही सिखाई जाती है, याद रखिएगा, हमेशा इसका आंसर यही होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे भाषा कौशल होते हैं, कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, मैंने पहले भी बताया है। जैसे कि एल, एस, आर और डब्ल्यू। ठीक है, ये हो गए आपके भाषा कौशल। तो जो हमेशा क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड मैनर में ही होते हैं, है ना, एकीकृत तरीके से ही सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट था, विच स्किल्स इज द बेसिस ऑफ गुड लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज। मतलब कि इन चारों में से कौन सा स्किल है जिससे भाषा को अच्छी तरह सीखा जा सकता है। ऑप्शन ए है स्पीकिंग स्किल, ऑप्शन बी एक्सप्लेनिंग स्किल, ऑप्शन सी रीइंफोर्समेंट स्किल, ऑप्शन डी है लिसनिंग स्किल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कौन सा आधार है एक प्रकार से स्किल का, स्किल का ना, जिससे भाषा को अच्छी तरह सीखा जा सकता है।
तो जब तक आप किसी बात को सुनेंगे नहीं, है ना, तो उसको आप समझ नहीं पाएंगे और उससे फिर तो आप सीख भी नहीं पाएंगे। तो आपको सुनना सबसे पहले है ना, सुनना सबसे पहले है। इसीलिए भाषा के जो 4 कौशल होते हैं, स्किल होते हैं, उसमें सबसे पहले लिसनिंग स्किल ही आता है ना। तो सुनना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आप किसी चीज को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम dyslexia, द टीचर शुड adopt the following remedial strategies। मतलब कि एक बच्चे को पठन संबंधी विकार है तो टीचर को उपचारात्मक रणनीति अपनानी चाहिए उसके लिए। तो वो रणनीति कौन सी है? इन 4 ऑप्शन में से बताना है आपको। ऑप्शन ए है यूजिंग ऑडियो बुक एंड रिकॉर्डेड स्टडी मटेरियल टू डेवलप देयर लिसनिंग स्किल्स। मतलब कि उनके सुनने के कौशल को विकसित करने के लिए ऑडियो बुक और रिकॉर्ड की गई अध्ययन सामग्री का उपयोग करना। ऑप्शन बी है कंटिन्यूइंग द लर्निंग प्रोसेस विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, यानी कि बिना किसी संशोधन के, मॉडिफाई के, है ना, सीखने की प्रक्रिया को जारी रखना। ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग लर्निंग मटेरियल लाइक वर्कबुक, नोटबुक, ईटीसी, यानी कि कार्य पुस्तिका, नोटबुक आदि जैसी सीखने की सामग्री क्या करना, उन्हें प्रोवाइड कराना, प्रदान करना। ऑप्शन डी है डूइंग फिजिकल एक्सरसाइजेस एंड शोइंग डायरेक्शंस लाइक लेफ्ट एंड राइट। मतलब कि डूइंग फिजिकल एक्सरसाइजेस यानी कि शारीरिक व्यायाम करना और बाएं और दाएं जैसी दिशाएं दिखाना। तो इसका क्या मतलब हुआ, है ना, डिसलेक्सिया है जिस चाइल्ड को, उसके लिए। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो है, देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूजिंग ऑडियो बुक एंड रिकॉर्डेड स्टडी मटेरियल टू डेवलप देयर लिसनिंग स्किल्स। उन उसे डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया मतलब कौन सी विकार हो गई इसमें, तो पठन संबंधी यानी कि पढ़ने संबंधी अक्षमता होती है इसमें, है ना। तो उसे क्या कराएंगे हम, ऑडियो बुक्स है, रिकॉर्डेड स्टडी मटेरियल्स है ना, ये सभी चीजें उन्हें क्या करेंगे, उन सभी चीजों का मतलब कि उपयोग करेंगे ताकि उनके सुनने के कौशल को विकसित किया जा सके। ठीक है, तो ये बाकी चीजें जो है वो गलत आंसर है ना, कि प्रोवाइड लर्निंग मटेरियल लाइक वर्क बुक, नोटबुक, तो उन्हें पढ़ने संबंधी क्षमता है तो उसके लिए हम हेल्प कहाँ कर रहे हैं, उन्हें ये सब चीजें प्रोवाइड कराना कोई मतलब नहीं है ना। और लर्निंग प्रोसेस विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, तो बिना मॉडिफिकेशन, बिना संशोधन के, है ना, वैसे ही चलने देंगे तो वो कभी सीख ही नहीं पाएंगे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैंग्वेज टीचर वुड लुक एट द एरर्स ऑफ चिल्ड्रन इन कॉग्निटिविस्ट कॉन्टेक्स्ट एज। कॉन्टेक्स्ट मतलब कि इसमें पूछ रहा है, एक भाषा शिक्षक संज्ञानात्मक संदर्भ में बच्चों की त्रुटियों को किस प्रकार देखेगा। ऑप्शन ए दिया है हिंड्रेंस और ऑब्स्ट्रक्शन इन लर्निंग, यानी कि हिंड्रेंस मतलब क्या होता है, हिंड्रेंस मतलब होता है बाधा। ठीक है, हिंड्रेंस मतलब होता है बाधा। तो क्या वो सीखने में बाधा के रूप में देखता है। ऑप्शन बी है पार्ट ऑफ लर्निंग विच प्रोवाइड्स इंसाइट फॉर थिंकिंग, मतलब कि सीखने का वह भाग जो सोचने के लिए क्या करे, अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इंसाइट मतलब होता है अंतर्दृष्टि। ठीक है, आप ये वर्ड लो को भी याद करते चलिएगा। ठीक है, इसी से एक वर्ड से भी आप आंसर लगा सकते हैं क्वेश्चन का, है ना। अगर आपको इंग्लिश ठीक से समझ में नहीं आती होगी तो आप वर्ड को भी समझते चलिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी है समथिंग विच शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली, यानी कि कुछ ऐसा जिसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। ऑप्शन डी है देयर मेंटेलिटी ऑफ नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू लर्निंग, या फिर सीखने को महत्व न देने की उनकी जो है मानसिकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। इनसाइट जो वर्ड होता है ना, काफी पॉजिटिव वर्ड है। इनसाइट जो वर्ड होता है ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव वर्ड है, याद रखिएगा जरूर से। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है और आपको ये दिख जाए, है ना, तो उसका आंसर जरूर लगा दीजिएगा। पॉजिटिव वर्ड होता है, 99% तो सही होगा, 100% भी सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक भाषा शिक्षक जो है संज्ञानात्मक संदर्भ में बच्चों की त्रुटियों को किस प्रकार से देखता है, तो वो उसे सीखने का वह भाग जो सोचने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करे, इस
कॉन्टेक्स्ट में उसे देखता है ना, इस संदर्भ में उसे देखता है त्रुटियों को। ठीक है, जिससे कि क्योंकि सभी बच्चे गलतियां करते हैं और उन्हीं गलतियों से भी क्या करते हैं, सीखते भी हैं, है ना। तो एक पार्ट होता है एरर्स, बच्चों की जो त्रुटियां होती है वो सीखने का एक हिस्सा होती है, एक पार्ट होती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के टोटल 15 एमसीक्यूज। इन 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपके सीटेट एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। और अगर आपको ये इंग्लिश पेडागोजी की जो सीरीज़ है, ये इसमें जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, अगर आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लग रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा, जो भी इस सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनका एग्ज़ाम भी अच्छे से हो पाए। और आपका तो होगा ही, क्योंकि आपने मेरी इस वीडियो को देखा है ना। तो बने रहिएगा मेरे इस चैनल के साथ, मैं डेली आप लोगों के लिए आपके एग्ज़ाम तक ये क्लास डेली लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।